अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 3/4. Probability that B can solve the problem is 4/5. What is the probability that the problem is solved either by A or by B when both try? देखिए फिर से है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें मालूम हो पहले, तो उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो बातें क्या है पहले एक बार, है ना, उनको डिस्कस कर लें। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए अगेन मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन में मुझे दो ही, है ना, इवेंट्स मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन केस ऑफ टू इवेंट्स पहले समझते हैं, है ना। इन केस ऑफ टू इवेंट्स हम लोग सबसे पहले समझते हैं ए एंड बी। सपोज वो दो इवेंट्स हैं, तो मैं दो इवेंट्स ए एंड बी को कब इंडिपेंडेंट बोल सकता हूं। देखिए तो कहा जाता है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब किसी भी एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट को कोई फर्क ना पड़े, है ना। कि भाई इवेंट ए है एंड हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट बी है, तो इस इवेंट ए के होने या ना होने से इस इवेंट बी को कोई फर्क ना पड़ रहा हो, या फिर इस इवेंट बी के होने या ना होने से इस इवेंट ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो ना। बहुत ही ये सिंपल सा डेफिनेशन है ना। मैं बहुत ज्यादा किताबी भाषा में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिंपल, है ना, चीजों के मीनिंग को समझा रहा हूं, है ना, अपने लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं चीजों को। तो यही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अब क्या बातें हैं कि देखिए हमने तो ये समझा कि भाई ए के होने या नहीं होने से बी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बी के भी होने या नहीं होने से ए को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह देंगे कि भाई ये ना दो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है आपस में। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक रूल है ना। इसको आप अगर समझिएगा तो ऐसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपको बोलूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी कि अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रेस्पेक्ट में आप बोलिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। जब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे तब ये दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, या फिर मैं कह लूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इन इवेंट्स का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हो जाता है। दिस इज ओनली द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आपको मालूम हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये तो हमने समझा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको दो प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं ना। वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 3/4, ठीक है। एंड उसने एक और प्रोबेबिलिटी दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 4/5, है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इवेंट्स डिफाइन करता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इवेंट्स क्या डिफाइन करूंगा, है ना। अगेन इवेंट्स है तो मैं कैपिटल लेटर्स में डिनोट करूंगा। एंड देखिए सिंस यहाँ पे ना ए एंड बी जो लेटर्स हैं, है ना, इनको क्वेश्चन में यूज कर लिया गया एज नेम्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, है ना, पर्सन ए पर्सन बी ऐसे यूज कर लिया गया। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इनको यूज नहीं करता, मैं कुछ और ले लेता हूं इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो सपोज मैं डिफाइन करता हूं
इवेंट ई, कैपिटल ई से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। इवेंट ई इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, ठीक है। ए से प्रॉब्लम बन जाए, मैं उसको इवेंट ई में डिफाइन कर रहा हूं, है ना। एंड एफ बी से प्रॉब्लम बन जाए, मैं उसको एफ में डिनोट कर रहा हूं, है ना। अच्छा, मैं इवेंट्स को ऐसे ही क्यों डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे ना इनका प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है ना। वो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं कैसे लिख सकता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए मैं लिख सकता हूं उसको, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए के जगह पे, क्योंकि मैंने इवेंट ई ले लिया है उसको, तो मैं इवेंट ई करके लिख सकता हूं। एंड इसका प्रोबेबिलिटी मुझे दिया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है। तो जैसा इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके बेसिस पे ही मैंने इवेंट्स को डिफाइन किया है ना। उसने बोल दिया था कि एक प्रोबेबिलिटी उसने दिया कि भाई ए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना लेता है, क्या चांसेस है उसके, तो उसने उसको दिया 3/4। तो मैंने उसी के हिसाब से इवेंट को भी डिफाइन किया कि प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 3/4, है ना। अकॉर्डिंगली मैंने उसी तरीके से इवेंट्स को डिफाइन किया। लाइकवाइज अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोलूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व बाई बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाई बी क्या होगा, ये भी देखिए मुझे दिया हुआ है 4/5, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो मैंने अकॉर्डिंगली इवेंट्स को डिफाइन करके इनके प्रोबेबिलिटीज को, है ना, लिख दिया, है ना। इन टर्म्स ऑफ जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में चीजों को लिखते हैं उस टर्म्स में मैंने लिख दिया। अभी तो उसने तो लैंग्वेज में दिया था मुझे यहाँ पे, है ना, चीजों को उसने वर्ड्स में दिया था, तो मैंने उसको इंटरप्रेट करके, है ना, जैसे इस चैप्टर में मुझे जो चीजें चाहिए होंगी उसके हिसाब से मैंने ई एंड एफ को लिख दिया प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, है ना। कि इवेंट ई है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवेंट एफ है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड आइदर बाय ए और बाय बी व्हेन बोथ ट्राई। मतलब देखिए और वर्ड आ गया, एंड मैंने आपको बताया है कि भाई और वर्ड का मतलब इस चैप्टर में यूनियन होता है, जिसे कि हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या है कि मुझे और वर्ड मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि भाई या तो ए से वो सवाल बन जाए या तो बी से वो सवाल बन जाए, जब दोनों कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का, ये वो बोल रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए से सवाल बन जाए या तो बी से सवाल बन जाए जब दोनों ट्राई करेंगे। तो मुझसे क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए और प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय बी, वो मुझे इस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए मैंने इसको, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए को मैंने क्या माना है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए को मैंने ई माना है। तो मैं इस चीज के बदले, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए के बदले मैं ई लिख सकता हूं, ठीक है। इस और वर्ड के बदले मैंने अभी समझा, और को मैं यूनियन, जैसे कि मैं यू से डिनोट करता हूं, तो मैं यू लिख सकता हूं, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी को मैंने क्या एज्यूम किया है, एफ में एज्यूम किया है ना। मैंने इसको इवेंट एफ में एज्यूम किया है, तो मैं इसके जगह पे एफ लिख सकता हूं, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ रहे हो चीजों को। एंड अगेन अगर आप रिकॉल करोगे ना, तो ये जो चीज हमारा बन गया, ये जो चीज हमारा बन गया, ये कुछ नहीं हमारा एडिशन थ्योरम ही तो है ना, जो हमने समझा था। देखिए क्या है एडिशन थ्योरम, मैं एक बार फिर से आपको लिख दूं कि भाई कभी भी दो इवेंट्स के यूनियन का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है ना। दो इवेंट्स ए एंड बी का यूनियन का अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये फॉर्मूला हमेशा हर सिचुएशन में ट्रू होता है ना। अब देखिए क्या है
कि यहाँ पे बस मेरे पास ए बी के जगह पे क्या आ गया है, ई एंड एफ आ गया है। तो अगर मेरे पास ई रहता ए के जगह पे एंड बी के जगह पे एफ रहता तो मुझे उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं क्या लिखता, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ए पहले मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस फिर मैंने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी बी, है ना, यहाँ पे दूसरा इवेंट बी था तो मैंने प्रोबेबिलिटी बी लिखा था। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा इवेंट एफ है तो मैं प्रोबेबिलिटी एफ लिखूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने उसके बाद वहां पे क्या किया था कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है। तो यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। ऑब्जर्व करते हुए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना लिया। अगर ई एफ इवेंट्स है तो ये होगा फॉर्मूला। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अच्छा अब देखिए मुझे तो ये चीज सॉल्व करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए और प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, मुझे ये चीज सॉल्व करना था। ये चीज अगर मुझे सॉल्व करना था तो मैंने इसको इंटरप्रेट किया मैथमेटिकली कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू, मैंने इवेंट्स को जैसे जैसे डिफाइन किया उसके हिसाब से मैंने इसको लिखा ई यूनियन एफ। अब ई यूनियन एफ मुझे एक फॉर्मूला मालूम था तो मैंने उस फॉर्मूले को लिख दिया। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस फॉर्मूले में रेस्पेक्टिव वैल्यूज को डाल सकूं तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी ई चाहिए होगा, मुझे प्रोबेबिलिटी एफ चाहिए होगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा, तो मैं इनको कहीं पे निकाल लेता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए। तो देखिए मुझे इसको निकालने का तो जरूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी है। अच्छा अब देखिए प्रोबेबिलिटी एफ, अगेन देखिए प्रोबेबिलिटी एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है तो मुझे इसको भी निकाल के, है ना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। और ऐसा कुछ निकालने के लिए इसमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है भी नहीं कि हम निकाल पाए, तो इसलिए उसने डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूंगा, कुछ निकालना है नहीं। हाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये तो मुझे निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, देखिए समझते हैं इस चीज को पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बोल रहा है, तो देखिए ई का मतलब था प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, एफ का मतलब था प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। तो मैं निकालना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी जब प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए भी हो जाए एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी भी हो जाए ना। इस सिंबल को, इंटरसेक्शन को हम एंड भी पढ़ते हैं। और ई को हमने क्या डिफाइन किया है कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए एंड एफ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो दो इवेंट्स हैं हमारे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों हैं, देखिए क्योंकि ई के होने या ना होने से इस इवेंट एफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर इस इवेंट एफ के होने या ना होने से इस इवेंट ई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि अगर इवेंट ई हमारा क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, तो अगर प्रॉब्लम अगर ए से सॉल्व हो जा रहा है तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि प्रॉब्लम बी से भी सॉल्व हो जाएगा या फिर बी से सॉल्व नहीं होगा, है ना। मतलब कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो इसका कोई लेना देना नहीं है कि बी से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा कि भाई बी से प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो इसका कोई लेना देना नहीं है कि ए से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं हमारे, ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएंगे। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर मैं दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो ये कुछ नहीं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही होता है। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही होता है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलता है कि इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन आप करा दो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ को कैसे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ई तो ऑलरेडी था, उसका मैं कॉपी कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी एफ भी ऑलरेडी था, उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने अभी समझा कि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसको लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो इनके वैल्यूज मालूम है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ई का वैल्यू मुझे मालूम है, प्रोबेबिलिटी एफ का वैल्यू मुझे मालूम है, एंड मुझे प्रोबेबिलिटी ई का वैल्यू फिर से मालूम है यहाँ पे, एंड प्रोबेबिलिटी एफ का वैल्यू मुझे मालूम है। मुझे बस वैल्यूज को रखना है। मैं वैल्यूज को रखते हुए चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ई मुझे 3/4 मिल रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी एफ मुझे 4/5 ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ई अगेन 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी एफ 4/5, है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे? मैं क्या करता हूं, देखिए वैसे तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं, पर फिर क्या होगा ना कि मुझे फिर यहाँ पे एलसीएम लेके फिर इनको भी उतना ही बनाना पड़ेगा एलसीएम के साथ। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं इनको कैंसिल अभी नहीं करता ना, मैं बाद में पहले कैंसिल करूंगा। मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ इन दोनों जगहों पे, है ना। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए 3/4 प्लस 4/5, है ना। बॉडमास रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए मैं डिवाइड कर सकते थे पर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है इसके साथ, क्योंकि इधर भी अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, है ना। तो मैं इधर पहले तो 20 बना लेता हूं ताकि मुझे बाद में सॉल्व करना इजी पड़े। तो 3 4 12 डिवाइड बाई 4 5 20, ये मुझे मिला। अब मैं यहां पर अगर एलसीएम लूंगा तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम मुझे 20 मिलेगा, है ना, एंड 3 5 15 एंड 4 4 16, है ना, -12/20, है ना। अच्छा इसके बाद 15 प्लस 16 इज 31/20 एंड दिस इज 12/20, है ना। तो ये कितना मिल जाएगा, 31 - 12 इज 19/20, है ना, 19/20, एंड दिस शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 19/20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि हमने कैसे करके सॉल्व किया, है ना। हमने क्या क्या रूल्स यूज किया, क्यों यूज किया, वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा पर, है ना, दिस वाज नॉट द ओनली मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। ये तो चलो वो वाले मेथड्स हो गए कि चलो हाँ भाई और वर्ड हमने देखा तो हमें ऐसे करना था, है ना, और वर्ड था तो मुझे यूनियन करना था, तो ठीक है। ये तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बट नॉट द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्योंकि देखो अगर मैं ना फीलिंग से चलूं, है ना, इस क्वेश्चन का जो फील है अगर मैं उसके साथ चलना चाहूं तो इस क्वेश्चन का फील मुझे इसके सॉल्यूशन को एक अलग ही एंगल से, है ना, करने पे मजबूर करेगा। कि देखिए कि ऐसे करके जब मैं सॉल्व कर ले रहा हूं तो ठीक है आंसर तो आ रहा है पर मैंने ना क्वेश्चन को कहीं ना कहीं फील नहीं किया, है ना। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए इसको इरेज करते हैं, है ना। देखिए क्या बातें हैं कि मैंने समझा नहीं इसमें कि ना कि क्या क्या केसेस मैंने कंसिडरेशन में ले लिए। मैंने सॉल्व तो कर दिया पर प्रोबेबिलिटी में ना 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि भाई पता ही नहीं होता है कि कैसे हम लोग क्या क्या केसेस कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो इसका वही ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता रहे एटलीस्ट कि मैंने क्या क्या केसेस कंसिडरेशन में ले लिया, है ना। मैंने क्या क्या केसेस कंसिडरेशन में ले लिया, वही जो मैंने आपको बोला था कि और वर्ड का जो फील होता है, क्या फील होता है भाई, कि भाई अगर और वर्ड यूज्ड है एंड मैं दो चीजों का बात कर रहा हूं ए एंड बी, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो क्या होगा इसका मतलब या तो ए मिल जाए तो भी चलेगा, या तो सिर्फ बी मिल जाए तो भी चलेगा, या फिर अगर ए एंड बी भी मिल जाए तो भी चलेगा। ये होता है और वर्ड का फील। ठीक है, अगर मैं इस फील के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं
तो फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके का बनता, जरा इस चीज को आप देखिए, है ना। देखिए वही हमारा क्वेश्चन तो वही रहेगा, एंड हम लोग इवेंट्स भी वैसे ही डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, एंड इनका प्रोबेबिलिटीज, है ना, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ई कि भाई प्रॉब्लम ए से बन जाए, दैट इज 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी एफ भी हमें दिया हुआ है कि प्रॉब्लम बी से बन जाए इज 4/5। अब देखिए समझने वाला बात है कि मुझे जो उसने बोला कि प्रॉब्लम या तो ए से बन जाए या तो बी से बन जाए, है ना, उसने ऐसे ही बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कि प्रॉब्लम बन जाए, है ना, आइदर बाय ए और बाय बी, या तो ए से बन जाए या तो बी से बन जाए, पर प्रॉब्लम बनना चाहिए। क्वेश्चन ये चीज बोलना चाह रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, चाहे तो ए से बने चाहे तो बी से बने, है ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए हो जाए अकेला, ए अलोन, सिर्फ ए से सॉल्व हो रहा है, एंड नॉट बाय बी, तो मैं कंसिडर करूंगा, है ना, कि भाई उसने क्या बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए आइदर बाय ए और बाय बी, मतलब चाहे तो ए से बन जाए चाहे तो बी से बन जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई केस 1, है ना, मैं इसको रादर ऐसे लिख देता हूं, दिस इज केस 1। केस 1 क्या है कि मैं एक केस ऐसे बोल सकता हूं कि भाई प्रॉब्लम ए से बन रहा है पर बी से नहीं बन रहा है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बन जा रहा है ना, ये तो काम हो ही जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहा है, मेरा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, या तो ए से हो जाए या तो बी से हो जाए। तो भाई ए से हो रहा है बी से नहीं हो रहा है, क्या उससे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, मैं बोल दे रहा हूँ कि सिर्फ ए से बन रहा है बी से नहीं बन रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है। अब देखिए केस 2 एक ये भी हो सकता था कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, कि भाई प्रॉब्लम बी से तो बन रहा है एंड नॉट बाय ए, पर ए से नहीं बन पा रहा है, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता था, है ना, कि भाई बी से तो प्रॉब्लम बन रहा है पर ए से नहीं बन रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना अल्टीमेटली, इस पे भी मेरा तो टास्क जो है वो तो पूरा हो रहा है, मुझे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई बी से बन रहा है ए से नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत है, मुझे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, चाहे किसी से भी बन जाए, है ना। और इसमें ना एक और केस भी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, क्या, देखिए अगर मैं ऐसे बोल दूं कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए एंड बाय बी, देखो इस वाले केस में भी क्या होगा ना कि दोनों से ही प्रॉब्लम बन रहा है, तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम तो मेरा फिर भी सॉल्व हो रहा है, मुझे तो अपने काम से मतलब है, प्रॉब्लम मेरा फिर भी सॉल्व हो रहा है ना। मेरा रिक्वायरमेंट था कि या तो ए से बन जाए या तो बी से बन जाए, प्रॉब्लम बन जाना चाहिए, मैंने बोला भाई ए से भी बन गया बी से भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो हो गया ना सॉल्व। तो ये वाला भी केस कंसिडरेशन में मैं ले रहा हूं, तो दिस इज द फील कि जब मैं और बोल रहा हूं ना कि भाई आइदर बाई ए और बाई बी, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब है या तो सिर्फ ए से बन रहा है बी से नहीं बन रहा है, या फिर सिर्फ बी से बन रहा है ए से नहीं बन रहा है, या तो दोनों से ही बन जा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये तीनों केसेस हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं जब मैं और बोल रहा हूं। तो जब मैंने यूनियन करके सॉल्व किया ना तो मैं इन चीजों को कभी समझा ही नहीं कि ऐसे हो रहा है ना, मैं क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, क्या क्या केसेस बन रहे हैं, क्या क्या केसेस में ले रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन केसेस से एक बार देखता हूं सॉल्व करके कि मुझे वही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं कि केस 1 कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए एंड नॉट बाय बी, अगर मैं इस केस की बात करूं तो कैसे होगा, देखिए तो कुछ बातें हैं जो आपको फिर से, है ना, इस सोल्यूशन के लिए मालूम है, दिस इज द अल्टरनेट सोल्यूशन, कि भाई देखिए नॉट बाय बी, हमने इवेंट को क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, देखिए हमने एक इवेंट डिफाइन किया प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, ठीक है,
इसको हमने ई डिफाइन किया। अच्छा, एक इवेंट हमने डिफाइन किया प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, इसको हमने एफ डिफाइन किया, है ना। तो अगर मुझे किसी इवेंट का नॉट निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, है ना, तो इसको मैंने सॉल्व करने के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए मैंने ई डिफाइन किया। तो अगर मुझे बोलना होगा कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए, तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं इस बात को लिखूंगा प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए अगर ई है तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए हो जाएगा ई बार, है ना। ऊपर में इस तरीके से हम लोग एक बार देंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, ई का मतलब अकेला क्या था? प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए। अब ये बार लग गया तो मतलब क्या बन जाएगा? प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए। ठीक है, तो किसी भी चीज के ऊपर बार लग जाए, है ना, या फिर आप ई डैश ऐसे लगा दो, है ना, या फिर आप ई कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दो, है ना, मीनिंग सेम है ना। तो मैं ज्यादा कॉमनली तो मैं इसको यूज करूंगा, है ना। तो मैं इसी से आपको समझाता हूं, है ना, मैं इसी को यूज करूंगा। तो देखिए, किसी भी इवेंट के ऊपर एक ऐसे हम लोग अगर बार लगा दें, मतलब उस इवेंट का नॉट हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना। मैं अलग से इवेंट्स डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इवेंट डिफाइन कर दिया उसके सॉल्व होने के रेस्पेक्ट में, तो नहीं सॉल्व होने के रेस्पेक्ट में अलग से इवेंट डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, आप बस एक बार लगाओगे। ठीक है, अच्छा, अब ये बार लग गया, इसका मीनिंग क्या? देखिए, प्रोबेबिलिटी में ना एक रूल होता है जो आपको मालूम हो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए, है ना, किसी चीज का होना एंड उसी चीज का नहीं होना हमें हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। लाइकवाइज, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी जो कि हमारा एफ था, एफ इवेंट था, प्लस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय बी। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय बी मतलब एफ के ऊपर आप बस एक बार लगाओगे तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय बी, है ना, और ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। तो इन दोनों का एडिशन भी मुझे 1 मिलेगा। इस तरीके से, है ना, किसी भी इवेंट का होना एंड उसी इवेंट का ना होने का एडिशन मुझे हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, ये रूल है प्रोबेबिलिटी में, आपको मालूम हो। तो देखिए, अब क्या है कि देखिए इसमें 3 चीजें हैं, है ना, 3 चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें से अगर मुझे कोई भी 2 चीज मालूम रहे तो मैं हमेशा तीसरा चीज निकाल सकता हूं, है ना। तो एक चीज तो देखिए मुझे 1 दिया हुआ है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, 1 तो 1 है ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी एफ भी मालूम है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ई भी मालूम है। ठीक है, तो क्या है, मैं इनसे क्या कर सकता हूं? ई नॉट का प्रोबेबिलिटी एंड एफ नॉट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। कैसे? मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। देखिए, मैं अभी अगर हम लोग पर्टिकुलरली अगर केस 1 की बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे उसके रेस्पेक्ट में क्या चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, तो प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए तो चलो मेरा इवेंट ई है, तो मुझे ई नॉट तो नहीं निकालना है, यहाँ पे ई है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए चाहिए मुझे। एंड उसके साथ मुझे क्या चाहिए? नॉट बाय बी, कि प्रॉब्लम बी से ना बने पर। तो बी से बनने का हमने एफ माना है, तो ना बनने का एफ नॉट, मतलब मुझे ये वाले सिचुएशन से निकाल लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी एफ नॉट का वैल्यू। तो मैं इसको भी हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं इससे अभी निकालना चाह रहा हूं केस 1 के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू 1, एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मुझे 4/5 दिया हुआ है ऑलरेडी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट शुड बी इक्वल टू 1। अब देखिए, मुझे जो चीज निकालना है, मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा ये चीज को समझते हैं कि मुझे जिस भी चीज का वैल्यू निकालना है उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं एंड बाकी सारी चीजों को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे 4/5 है, तो मैं इसको अगर उधर भेज दूंगा तो इधर ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको उधर भेज रहे हैं, ठीक है, पर इधर मेरे पास क्या बच गया, उसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एफ नॉट बच गया, विच इज इक्वल टू, इधर मेरे पास ऑलरेडी क्या था, पहले मैं उस चीज को लिख लूंगा हमेशा। ठीक, मेरे पास ऑलरेडी 1 था तो मैंने उसको लिख दिया।
अब जो मैं चीज उधर भेज रहा हूं उसको लिखूंगा, तो मैं 4/5 को उधर भेज रहा हूं तो मैंने लिख दिया, एंड 4/5 उधर प्लस था तो इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। बेसिक नियम है इक्वेशन के, आपको पता हो, है ना, ये बेसिक नियम होते हैं इक्वेशन के। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट मिलेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट कितना आ जाएगा, इधर मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 5, तो दिस इज 5 माइनस 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट विल बी 1/5। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट मिल गया। ये मेरा आंसर तो नहीं है, पर हाँ मुझे नॉट बी, मतलब प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाई बी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट के टर्म्स में 1/5। ये बातें हमने समझी, है ना। तो देखिए अगर मुझे केस 1 को सॉल्व करना हो कि प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए एंड नॉट बाई बी, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए है ना, मैं काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि क्या है ना कि जगह का कमी है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए एंड नॉट बाई बी। देखिए मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूं, केस 1 हमारा, तो मैं इसका क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए एंड नॉट बाई बी, तो मैं कैसे लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाई ए एंड प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाई बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए, मेरे पास क्या है, ऑलरेडी इवेंट ई है, तो मैं इसके जगह पे ई यूज कर सकता हूं। अच्छा, एंड वर्ड को मैंने समझा था कि एंड को मैं इंटरसेक्शन लिख सकता हूं। अच्छा, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाई बी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व बाई बी, अगर मेरे पास एफ है तो नॉट सॉल्व बाई बी क्या हो जाएगा, एफ नॉट, एफ के ऊपर एक बार, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को हटा लूं तो मैं क्या लिख लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, देखिए दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, है ना, ये हो गया। अब देखिए मुझे इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अगेन ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे, तो देखिए अभी हमने पीछे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने समझा था कि हमारा जो इवेंट ई है एंड हमारा जो इवेंट एफ है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। हमने समझा था कि भाई प्रॉब्लम ए से बन जाए या ना बने उसका कोई लेना देना नहीं है कि बी से भी प्रॉब्लम बन जाएगा या नहीं बनेगा, एंड वाइस वर्सा, है ना, ये हमने देखा था। अच्छा, यहां पर ये दोनों इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी में ना एक रूल और भी होता है जो आपको मालूम हो कि ये आपका रूल है प्रोबेबिलिटी में कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, अगर ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन ए एंड बी नॉट विल बी इंडिपेंडेंट, है ना, ए एंड बी नॉट वाला इवेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, ए नॉट एंड बी विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, एंड एक और चीज कि दोनों का ही नॉट, ए नॉट एंड बी नॉट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखिए यहां पे हमने इवेंट्स को ई एंड एफ के रेस्पेक्ट में किया है, तो ए एंड बी नहीं लिख के अगर मैं ई एंड एफ के रेस्पेक्ट में इसको समझूं, तो इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे कि हमने समझाते कि ये ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो देखिए E and F not will be independent। अब देखिए उसके बाद E not and F will also be independent, and finally
E नॉट एंड F नॉट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या, हमें क्या पता करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट। तो देखिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पता किया हुआ था कि E एंड F हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो E एंड F नॉट क्या हो जाएगा, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा एज पर द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए एक बात और है, ये तो चलिए रूल्स हो गए, पर नॉर्मली अगर आप समझना चाहो है ना कि क्यों इंडिपेंडेंट हो रही है, ये तो रूल पढ़ लिया इसलिए इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी आप रीजन दे सकते हो कि देखो ई से ई इवेंट क्या है हमारा कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, एफ नॉट इवेंट क्या है हमारा कि बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखिए ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसका कोई लेना देना नहीं है कि बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बनेगा तो उससे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ निर्भरता नहीं है, ऐसा कोई है ना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है ना, ऐसा कोई निर्भरता नहीं है, मैं ऐसे कह दूं कुछ इनमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई इससे अगर बन रहा है मतलब ए से अगर बन रहा है तो बी से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कई क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है कि अगर इससे बन जा रहा है तो उससे नहीं बन रहा है, इसका कोई वास्ता नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट, आप ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो आपके पास रूल है, आप रूल से भी रिलेट कर सकते हो। तो हमने फिगर आउट किया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एंड अगर ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो देखिए अगर ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बोलता है कि अगर दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं एंड हम उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ नॉट ये दो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इन दोनों इवेंट्स का मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन ले लूंगा, है ना। यही बोलता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे क्या मिलेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे मिलेगा यहाँ पे देखिए 3/4 है ना, हमें दिया हुआ है, ये हमने लिखा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ नॉट हमने निकाला था 1/5, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/5 एंड इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 1s are 3 एंड 4 5s are 20, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 बन गया कि जब भाई ए से प्रॉब्लम बन रहा है पर बी से नहीं बन रहा है ना, इन दोनों बातों को हमें लेना पड़ेगा, ए से बन रहा है एंड बी से नहीं बन रहा है। अच्छा, अब क्या है केस 2, केस 2 क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी एंड नॉट बाय ए। अब यहाँ पे क्या है कि बी से बन जा रहा है पर ए से नहीं बन रहा है। अब देखिए जरा, इसमें क्या है, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी एंड प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए, है ना, यही निकालना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी को हमने एफ में माना हुआ है तो मैं इसको एफ लिख सकता हूं, ठीक है। एंड वाला जो हमारा वर्ड है ना, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी एफ हो गया, ये जो एंड वाला वर्ड है इसको मैं इंटरसेक्शन करके लिख सकता हूं, एंड ये जो है प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए, ये क्या होगा, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए अगर ई है तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए क्या हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट हो जाएगा। अब देखिए मैं स्टेटमेंट्स को हटा के सिंपली इनको है ना इवेंट्स के फॉर्म में लिख लूंगा, तो कैसे होगा देखिए, एफ इंटरसेक्शन ई नॉट, है ना, एफ इंटरसेक्शन ई नॉट, देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए अगेन मेरे पास इंटरसेक्शन है, तो अगेन देखिए क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो हाँ ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। आप है ना फील से समझना चाहते हो कि हाँ क्यों इंडिपेंडेंट होगा, तो देखिए भाई एफ मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, तो बी से प्रॉब्लम बन जाए इसका कोई लेना देना नहीं है
कि ए से प्रॉब्लम नहीं बनेगा, है ना, किसी एक से बन जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे से नहीं बनेगा, ऐसा कोई निर्भरता नहीं है। तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है हमारे, है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रेस्पेक्ट में, है ना, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहता है कि इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट आप कर दो। अच्छा, मोरओवर अगर आप रूल से भी रिलेट करो, जो हमने पढ़ा था कि अगर दो इवेंट्स आपके, है ना, इंडिपेंडेंट हैं, दो इवेंट्स यानी कि ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, ई एंड एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना, ई नॉट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड ई नॉट एंड एफ नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहां पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि, है ना, ई एंड एफ नॉट इंडिपेंडेंट होगा, ई नॉट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड ई नॉट एंड एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए यहां पे क्या है, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार एफ इंटरसेक्शन ई नॉट, तो देखिए ये वाला कंडीशन, है ना, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ बोलो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई नॉट बोलो, बात तो सेम है ना। तो देखिए ये दोनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। तो उस रूल से भी आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई ये दोनों इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्लस हमको यहाँ पे वैल्यूज डालना है। तो देखिए वैल्यूज डालने के लिए बहुत जरूरी है कि ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मैं कैलकुलेट कर लूं, ये जरूरी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट शुड बी इक्वल टू 1, यानी किसी इवेंट का होना है उस इवेंट का ना होना, ये 1 होता है हमेशा प्रोबेबिलिटी में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ई हमें दिया हुआ है 3/4, तो मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ई नॉट, ये हमें खोजना है तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे जो खोजना है वो एक तरफ एंड बाकी चीजों को दूसरे तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा कि देखिए प्रोबेबिलिटी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, है ना। जो निकालना था उसको मैंने एक तरफ रख दिया, फिर उसके बाद जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो जो चीज पहले है उसको मैं लिखूंगा, उसके बाद जो चीज उधर गया उसको मैं लिखता हूं। एंड क्योंकि ये इधर था इक्वल टू के इधर प्लस था, इक्वल टू उधर जाके ये माइनस होगा। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, तो एलसीएम मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। तो दिस इज 4 माइनस 3 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1/4, ये मुझे 1/4 मिल गया। ठीक है, तो मुझे इस वैल्यूज को, है ना, यहाँ पे डालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट के जगह पे 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के जगह पे 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेरा 4/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मेरा 1/4। देखिए मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं एलसीएम वगैरह अगर लेना पड़ा तो मुझे इजी पड़ेगा, तो अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। देखिए 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा 20, तो मुझे ये 4/20 मिल गया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये थर्ड केस रह गया कि भाई केस 3। तो देखिए इसे हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। अगेन सबसे पहले तो मैं इसको प्रॉपर टर्म्स में लिख लूं कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, ये हमने क्या डिफाइन किया है, ई, ठीक, एंड को हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, इसको हमने क्या डिफाइन किया, एफ, जिसको हम लोग एफ लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए अब मुझे क्या करना है, मैं अगर इन स्टेटमेंट्स को हटा के सिंपली इन इवेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो मैं इन स्टेटमेंट्स को हटा लेता हूं। देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ऐसे लिखा, एंड हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ना। किसी भी व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति ए, जो पर्सन ए है, उसका प्रॉब्लम बने या ना बने इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि दूसरे
जो पर्सन है बी उसका प्रॉब्लम बनेगा या नहीं बनेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है, वाइस वर्सा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है वो बोलता है कि इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई कराओ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ which is equal to probability of E already given है, that is 3/4 है ना, ये हमें already given है। अच्छा probability of F ये भी दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा 4/5, ठीक है। ओके, अब मुझे इसको बस मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 एंड 4 5 20, ये मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको सॉल्व करना है। तो मुझे अब इन इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, जो मैंने सॉल्व किया तो मैं इसको हटा लेता हूं, है ना। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके बाद है ना, अब आप समझिए कि भाई ये जो केस 1 था इससे भी मेरा टास्क कंप्लीट हो रहा है कि भाई इससे भी मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रहा है ना। अच्छा इससे भी मेरा जो केस 2 है इससे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मतलब जो मेरा टास्क था वो पूरा हो रहा है। अच्छा अगर मैं केस 3 की बात करूं, इससे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना, यानी कि मेरा जो टास्क है वो पूरा हो रहा है ना। मतलब इसमें सिर्फ ए से बन रहा है पर बी से नहीं बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम तो हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, इसमें बी से बन रहा है पर ए से नहीं बन रहा है, अगेन इसमें क्या है, मेरा काम तो फिर भी हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। अच्छा इसमें दोनों से ही बन जा रहा है, तो अगेन मेरा काम तो हो रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या है कि भाई तीनों जगह पे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो देखिए ये अपने में एक कंप्लीट बात है ना। ये जो केस 1 है इससे मेरा काम पूरा हो रहा है, तो दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अच्छा ये केस 2 है, अगेन इससे भी मेरा काम हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगेन ये जो केस 3 है इससे भी मेरा काम हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो देखिए क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इस तरीके से जब भी चीजें इवेंट्स जो हैं अगर वो खुद में कंप्लीट हो, तो मुझे अगर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज है ना जिससे वो काम पूरा हो रहा है या जिससे वो इवेंट पूरा हो रहा है, तो भाई मैं क्या करूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है पूरा होने के लिए, दे आर इंडिपेंडेंट। कि भाई ये भी अपने में पूरा है, ये भी अपने में पूरा है, तो ये भी अपने में पूरा है। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर मुझे बताना है कि है ना कि कितने तरीके से है ना मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को है ना, ये केस 1 का प्रोबेबिलिटी, केस 2 का प्रोबेबिलिटी, केस 3 के प्रोबेबिलिटी को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि ये अपने में कंप्लीट है। इससे हर एक इंडिविजुअली हर एक से मेरा काम पूरा हो रहा है, किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, मतलब कोई भी केस किसी दूसरे केस पे डिपेंड नहीं हो रहा है टास्क को पूरा करने के लिए, सब आपस में इंडिपेंडेंट है ना, अपने में वो लोग सब कंप्लीट है, दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, इंडिविजुअली दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो मैं क्या करूंगा, केस 1 का प्रोबेबिलिटी प्लस केस 2 का प्रोबेबिलिटी प्लस केस 3 का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लूंगा एंड देखूंगा कि मुझे वही आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए केस 1 का प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिला है, 3/20, ठीक। केस 2 का प्रोबेबिलिटी मुझे 4/20, ठीक, एंड केस 3 का प्रोबेबिलिटी मुझे 12/20। अब देखिए क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे है ना एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली है ना इनको एक कॉमन डिनोमिनेटर के अंडर लिख सकता है ना। हम ये रूल्स जानते हैं कि कभी भी A/D प्लस B/D प्लस C/D इस तरीके से कभी भी 3 फ्रैक्शंस हो आपके पास एंड तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो, तो मैं तीनों को एक कॉमन डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे करके लिख सकता हूं हमेशा, है ना, ये आपको पता हो। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया, बस न्यूमरेटर में इनको ऐड करके लिख दूंगा 3 + 4 + 12, ठीक है। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई करो, है ना, मैं इनको इरेज कर सकता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है अब हमें, हमने सॉल्व करके वैल्यूज वहां पे नोट डाउन कर लिया है ना। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे एक ही स्टेप जाएगा, y2 इरेज मैं यहीं पे लिख देता हूँ इक्वल टू डाल के। देखिए ये मुझे कितना मिलेगा, 12 + 4 16 + 3 19, तो 19/20, यही आंसर मुझे पीछे भी मिल रहा था,
है ना, जब मैंने यूनियन करके बनाया। पर जब मैंने यूनियन करके बनाया तो ये जो केसेस हैं मेरे, ये मैंने कभी समझा ही नहीं कि मैंने ये केसेस वहां पे कंसिडर कर लिया। जब मैंने ई एंड एफ को जब हमने यूनियन किया, तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किया, तब मैंने वहां पे ये केसेस ये मुझे पता ही नहीं चला कभी। तो ई यूनियन एफ में क्या हो गया था कि भाई सिर्फ ए से बन रहा है पर बी से नहीं बन रहा है, ये केस भी आया था, है ना। बी से बन रहा है पर ए से नहीं बन रहा है, ये केस भी आया था। एंड दोनों से बन जा रहा है, ये केस भी आया था। पर ये हम कभी समझ ही नहीं पाए थे वहां पे। तो हमने इसको फीलिंग से भी सॉल्व किया कि भाई फीलिंग क्या था इस क्वेश्चन का, और वर्ड का मीनिंग क्या था, उसका जो फील था प्रॉपर, मैंने उससे भी सॉल्व करके बताया कि देखिए वही आंसर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आई होप, है ना, आप समझ गए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है,